वेलकम बैक। देखिए हम लोग आज कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब मैंने आपको बताया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, राइट। आज मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन का। देखो कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना, कि अगर आपके पास में मान लो कि n डिफरेंट थिंग है, ठीक है, और उसमें से आप r थिंग को लेकर के ग्रुप बनाते हो, ठीक है, एन थिंग में से, एन ऑब्जेक्ट में से आप आर थिंग को लेकर के ग्रुप बनाते हो, या आप एन में से आर को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो कितना तरीका होगा? तो टोटल जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन एन सी आर, राइट। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर और एन माइनस आर, राइट। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत यूज़ पड़ता है कि अगर आपके पास में एन थिंग्स दिया है और आपको उसमें से कोई आर थिंग्स को लेकर के आपको ग्रुप बनाना है, तो इसका इतना तरीका होगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में यही चीज़ लिखा हुआ है कि ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप, आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, और सिलेक्शन, या आप सिलेक्शन करो, विच कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप इस ग्रुप बनाने में या तो आप कुछ को लो या सभी को ले लो, ठीक है, आर थिंग भी ले सकते हो, पूरा एन थिंग भी ले सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। हाँ, इसमें आपको अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना, इसलिए कि अगर आप अरेंजमेंट पे ध्यान दोगे तो आपका वो परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना है, या कहो कि आपको सिलेक्शन करना है। तो इस तरह का जो भी सिलेक्शन का टोटल जो तरीका होगा उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन बोलोगे, राइट। नोटेशन देख सकते हैं, तो इसको आप यूज़, अगर एन डिफरेंट थिंग है और आर एट ए टाइम लेकर के आप उसमें से अगर सिलेक्शन करते हो तो उसको आप एन सी आर कहते हो, ठीक है, या सी एन आर। तो ये दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का, या तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, राइट, सही है। तो फार्मूला देखो, फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको अगर परमुटेशन से रिलेट करोगे, तो परमुटेशन से रिलेट करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली क्या कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन पी आर इज इक्वल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर होता है ना, ये। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन हो गया। तो यहाँ से आप ये भी देखोगे कि एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा रिजल्ट है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो क्या होता है? वो ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। कॉम्बिनेशन में ओनली आपका ग्रुप सिलेक्शन होता है, जबकि परमुटेशन में क्या होगा? हर ग्रुप का आपका अरेंजमेंट भी होगा, राइट, सही है। तो अगर आप एन पी आर बाई आर से खोलोगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 5c2, कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 5, नीचे में फैक्टोरियल 2, फिर 5 माइनस 2 करोगे ना, तो 5 माइनस 2 ये हो गया, ओके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर लो, 5, 4 और 3 पे आप स्टॉप कर दो, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है? नीचे फैक्टोरियल 2 होता है आपका, और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये आपका 5c2 आ गया, ओके। इसी तरीके से आप 5c3 देखोगे तो 5c3 और 5c2 तो बराबर होता है, ये 10 आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों बराबर होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। मान लो आपको निकालना है 10c7, कैसे निकालेंगे? तो फैक्टोरियल 10 लिख देंगे, नीचे में फैक्टोरियल 7 लिख देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट हैंड रखना है आपको, टाइम लेना, ओके। तो शॉर्ट में याद रखोगे कि ऊपर वाला 10 लेते हैं, फिर नीचे वाला 7 लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप खोलोगे तो 10, 9, 8 और आपका 7 पे ये स्टॉप हो गया। नीचे आपका एक 7 है और 3 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, तो 7 7 कट गया आपका, 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आपका ये आ जा रहा है 120। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे बिल्कुल क्विकली, ठीक है। तो आप कुछ वैल्यू करके देख लेना, 7c4 आप देख लेना क्या आता है, 8c6 देख लेना ये क्या आता है, ठीक है ना। ये सब वैल्यू आप निकाल लेना, बहुत ही ईजिली आपका निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो ये तो मैंने आपको बात कर ही दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि मान लो कि आपको अगर कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ क्या है? सिर्फ आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन जब आप परमुटेशन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको फिर जो भी सिलेक्शन है उसको आप फर्दर क्या कर सकते हो? परमुटेट कर सकते हो, यानी उसको अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ बात कर दिया था लास्ट लेक्चर में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखें, फिर देखिए सम यूज़फुल रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन में ये तो खैर आपने रिजल्ट देख ही लिया था, ये रिजल्ट तो आपने देख लिया था, ठीक है। इसको आप फर्दर खोलोगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बट कोई नहीं,
ये सब ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर पाओगे, ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ इन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। अगर इन डिफरेंट थिंग को आपको ऑल एट ए टाइम लेना है, यानी क्या, इसका मतलब ये है कि जो परमुटेशन है वो क्या है, वो एन पी एन है। और एन पी एन क्या होगा? फैक्टोरियल एन, नीचे में डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 0 है, और फैक्टोरियल 0 1 होता है, सो इट इज सिंपली फैक्टोरियल एन। ओके। थर्ड, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम आउट ऑफ विच पी आर अलाइक। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला भी काफ़ी यूज़ होता है, अलग से यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो आपको एन थिंग को आपको क्या करना है, आपके पास में एन थिंग है, इसको क्या करना है, इसको आपको अरेंज करना है, लेकिन ये इस एन थिंग में क्या है, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। ऑल क्या है आपका? नॉट डिस्टिंक्ट, ऑल नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, अगर सारा ही डिस्टिंक्ट होगा ना, अगर सारा ही डिस्टिंक्ट होगा, अगर एन थिंग है, ठीक है, और ये सारे आपके अलग अलग हैं, यानी डिस्टिंक्ट हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एन पी आर, ठीक है। ये फार्मूला सिंपली लगाएंगे अगर आपको आर को लेकर के अरेंजमेंट करना है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में एन थिंग है और वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब उसमें कुछ कुछ जो है एक जैसे हैं, जैसे क्या बोल रहा है, जैसे उसमें मान लो कि कुछ जो है पी अलाइक टर्म है, ठीक है, या मान लो क्यू अलाइक टर्म है, तो ऐसे केस में जो परमुटेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा फैक्टोरियल एन बाई पी क्यू। बिल्कुल, मैं आपको इसको क्विक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, वर्ड मैथमेटिक्स, देखो ना, मैथमेटिक्स मैंने ले लिया, मैथमेटिक्स, राइट। अब इसमें देखो कितना लीटर है, आप देखोगे तो इसमें टोटल कितना लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 लीटर है, ठीक है। लेकिन 11 लीटर में सारे ही डिस्टिंक्ट नहीं है, मैच भी कर रहा है एक जैसा भी। जैसे देखो एम आपका 2 बार आया है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें एम अलाइक एम है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार ये आया है, ओके। उसी तरीके से आपका देखोगे ए भी आपका 2 बार आया है, तो अलाइक ए है, यानी एक जैसा आपका 2 टर्म ए है, ठीक है, ये भी 2 बार आया है, अलाइक माने होता है एक जैसा। टी भी आपका देखो 2 बार आया, आप देख रहे हो ना, टी भी आपका 2 बार आया, तो अलाइक इसमें फिर आपका टी है, ये भी आपका 2 टाइम्स है, राइट। फिर आप देखोगे तो टी एच, बाकी सारे आपके डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहे, ओके। तो अब इसमें अगर मैं सब को लेकर के, ऑल को लेकर, ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम, मैं सब को लेकर के चाहता हूँ कि इस 11 लेटर से मैं अरेंजमेंट करके और कौन कौन सा वर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ये मैथमेटिक्स है, अगर मैं ए को आगे कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आ मैथेटिक्स हो जाएगा, आ मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है, या आ मैथमेटिक्स होगा। तो बात समझ में आ रही ना, सी एस को मैं आगे कर दूँ तो कुछ अलग जो है वर्ड बन जाएगा, तो इसमें आगे पीछे करने से वर्ड आपका बदलता जाएगा। तो इस पूरे 11 लेटर को लेकर के मैं कितना वर्ड बना सकता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अलाइक वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, तो अलाइक वाला लगेगा, तो फैक्टोरियल 11 आप लिख लेना। फिर जो अलाइक है, जितना बार आया है, जैसे 2 टाइम्स आया है ये, फिर ये भी 2 टाइम्स आया है और ये भी 2 टाइम्स, तो तीनों को इसको आप सोल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, तरीका तो आपको पता है कैसे सोल्व करना है। तो याद रखना कि अगर सारे अलाइक नहीं होंगे, सारे अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, उसमें कुछ अलाइक टर्म्स होंगे, तो वो जितने टाइम्स आए होंगे ना, आपको बस उन अलाइक को काउंट कर लेना है कि कितना अलाइक टर्म है, ठीक है, और उन सब को आप फैक्टोरियल में नीचे ले लोगे तो आपको टोटल परमुटेशन मिल जाता है, राइट। सही है जी। तो यहाँ पे देखो फिर आगे नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये मैंने तो आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो उसके इसमें क्या होता है, हर एक के लिए सेम नंबर ऑफ वे होगा, और मान लो टोटल आपको अगर एन थिंग को अरेंज करना है, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम, तो आर प्लेसेस में सबके लिए एन तरीका होगा, तो उसके लिए एन आर टोटल आ जाएगा ना। ये मैंने आपको लास्टली डिस्कस किया था, छोटा छोटा रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या देखते हैं इसके बाद देखिए कंडीशनल परमुटेशन, ठीक है। कुछ कंडीशन अगर आपको दिया रहेगा तो ये सब देखिए रिजल्ट है जो आपको जेई मेन में, एडवांस में, ठीक है, केवीएस पीजीटी में या कुछ अच्छे एग्जाम्स में आपको बहुत तेज़ी से यूज़ होते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम लोग करेंगे ही। क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग या डिस्टिंक्ट थिंग, बोलिए एक ही बात है, ठीक है।
डिसिमिलर माने एक जैसा नहीं, यानी अलग अलग। हाँ, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, ठीक है। मान लो कि जैसे आप ना बात समझो, ठीक है, क्या बोल रहा है। मान लो मेरे पास में जो है 10 डिस्टिंक्ट थिंग है, ठीक है, 10 मेरे पास में डिस्टिंक्ट थिंग है। ओके, अब डिस्टिंक्ट तो है सारा ही। जैसे मान लो कि इसमें हो सकता है कि चलो ना काउंट ही कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 से लेकर के मान लो मेरे पास में 10 नंबर तक है, सब अलग अलग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से आप 5 लेकर के, कोई 5 लेकर के, ठीक है, एनी 5 नंबर लेकर के आप, एनी 5 डिजिट बोल देता हूँ, कोई भी 5 डिजिट आप लो, ठीक है। ओके, तो 10 तो आपका 2 डिजिट हो गया, तो चाहो तो इसको आप 0 से 9 कर लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिट होता है वो क्या होता है, वो 0 से 9 तक होता है ना। 10 भी तो आपको इसी से बनता है, 1 और 0 से। तो अब यहाँ पे हो गए मेरे पास में कितने, टोटल 10 डिजिट हो गए, ठीक है, 0 से 9, 10 डिस्टिंक्ट मेरे पास में क्या है, डिजिट है। अगर मैं इसमें से चाहता हूँ कि 5 डिजिट को ले करके, ठीक है, मैं क्या करूँ कि कितने डिजिट कितने मैं बना सकता हूँ नंबर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया, तो एक नंबर बन गया, ठीक है। ये अब इसी को मैं अगर कर देता हूँ 4 5 3 2 1, तो ये आपका दूसरा बन गया। ये आपका देख सकते हो ना 12,000 कुछ है, तो ये आपका 45,000 कुछ है ना। इसी तरीके से 5 3 2 4 1, तो ये आपका अलग बन गया 53,241। तो अलग अलग आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई भी आप 5 लो, तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी ले सकता हूँ, जैसे मैं 9 7 8 6 2, ठीक है, ये भी ले सकता हूँ। अब ऐसा आपको कोई तो 5 डिजिट आपको लेना ही है, बट आपको अगर बोलता है कि मान लो कि जो है इसमें आपको ये कैद लगा दिया कि भाई 2 पार्टिकुलर थिंग, जैसे 2 और 3 सब में आना चाहिए, ठीक है, 2 पार्टिकुलर थिंग जो है वो सब में आना चाहिए, है ना, 2 3, कोई 2 पर आपको कैद लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कैद लगा देता है तो फार्मूला क्या होगा, सिंपली यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा, आप ले लेना, ठीक है। जो कैद लगाया है ना, जैसे 2 थिंग बोलता है कि हमेशा साथ में आना चाहिए, हाँ, तो आप 10 में 2 को हटा देना तो हो जाएगा 8, नीचे में 5 लेना था, 5 में 2 को हटा देना तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और फैक्टोरियल आप ले लेना कितना, आपको 5 लेना था ना, तो 5। तो यहाँ पे ये देखो, ये फार्मूला हो जाएगा क्या, कि अगर मेरे पास में n डिसिमिलर थिंग है, r लेके करना है, लेकिन p पार्टिकुलर थिंग हमेशा आना चाहिए, ठीक है। मान लो p पार्टिकुलर थिंग्स क्या आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, तो उस p को आप हटा देना, p नंबर को, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस पी कॉम्बिनेशन r माइनस पी फैक्टोरियल r, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया, क्योंकि ये तो होगा आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन, और उसको फिर हम लोग अरेंज कर देंगे, ठीक है, जो भी r थिंग को ले रहे हैं, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि परमुटेशन में कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। परमुटेशन करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ता है। जब आप परमुटेशन करते हो तो क्या करते हो, तो अगर आप देखोगे ना सिस्टमेटिकली, तो पहले आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, पहले आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, देन क्या करते हो, देन आप अरेंज करते हो, ठीक है। अरेंजमेंट का नाम परमुटेशन है, लेकिन विदाउट सिलेक्शन ये नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन का मतलब है कॉम्बिनेशन, तो आप कॉम्बिनेशन का यूज़ तो करते ही हैं। तो याद रखिएगा, परमुटेशन के फार्मूला में कॉम्बिनेशन आ गया तो कोई नया बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा फार्मूला है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग नेवर अकर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि वो जैसे जो भी कैद लगा रहा है तो वो कभी नहीं आना चाहिए, उसमें तो था आना चाहिए, इसमें कभी नहीं आना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस पी सी आर फैक्टोरियल आर, सबका प्रूफ भी है, बट अभी हमारे लिए रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 3 देखो, द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन नॉट मोर देन आर एट ए टाइम, ठीक है। ओके, मतलब का आपको लेना तो है, लेकिन आर से ज़्यादा एक बार में नहीं लेना, तो यानी आर से कम आप ले सकते हो, ठीक है। व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, n का पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो चूँकि शॉर्ट रिजल्ट आपको यूज़ पड़ता है, इसलिए मैंने अलग कर दिया है, तो ये डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देगा, और PDF तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आता है ना कि भैया n डिफरेंट थिंग को आप क्या कीजिए, आप अरेंजमेंट कीजिए, ऑल एट ए टाइम लेना है, ठीक है, जिसमें m स्पेसिफाइड थिंग क्या होना चाहिए, हमेशा साथ में आना चाहिए, हाँ। तो अगर इस तरीके का होगा, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि भैया
आपके पास में 10 डिजिट है, 10 डिजिट से आप सबको लीजिए, ठीक है। और जो 3 डिजिट है इसमें वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा साथ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपको बोल देगा कि भाई कोई भी 3 डिजिट का मतलब हो सकता है कि 1 2 3, ठीक है, ये हमेशा साथ में आना चाहिए। मतलब जब भी होगा तो एक ये ऐसे होगा, नंबर में ऐसे दिखेगा, या तो ऐसे दिखेगा, या तो मतलब कि 1 2 3 साथ में होगा, ठीक है। अरेंजमेंट करेंगे तो अलग अलग फिगर के साथ में होगा वो, ओके। तो अगर ये साथ में होगा तो इसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका होगा फैक्टोरियल m इंटू n माइनस m प्लस 1। इसको आप देखो बना भी सकते हो, ठीक है, जो बहुत मुश्किल नहीं होता ये क्वेश्चन, बट फार्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये साथ में आने का था। अब अगर साथ में नहीं लाना चाहते, ठीक है, नेवर कम टुगेदर मान लो, तो अगर साथ में नहीं लाना चाहते सेम केस में, तो आप क्या करोगे, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा इस तरीके से, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल m राइट इंटू n माइनस m प्लस 1। इसे वैल्यू को आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर 6 देख लो आप, देयर बी n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच फॉर विच m ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है। अब देखो n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में क्या है, m आपका एक जैसा है, एक तरह का है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग n माइनस m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। तो दो ही तरह का यहाँ पे काइंड हुआ, समझ लो, दो ही तरह का काइंड हुआ ना। तो ये तो फार्मूला कह सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास में 10 है, ठीक है, 10 है, 10 थिंग मैंने लिया है, तो 10 थिंग में मान लो मेरे पास में जो है 3 थिंग एक जैसा है, और 7 थिंग ये इससे अलग है, ये भी एक जैसा है। जैसा मैंने ऊपर पढ़ाया, फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला सिंपली हो जाएगा परमुटेशन का 10 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे m आपके पास में n ऑब्जेक्ट है, n में आपका m एक जैसा है, तो n माइनस m क्या है, ये पूरा दूसरा एक जैसा है। तो जो टोटल परमुटेशन होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल m इंटू n माइनस m का फैक्टोरियल, राइट, ये हो जाएगा। क्लियर है जी। चलो आगे देखो, फिर इसी तरह से एक और भी फार्मूला आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं इसको। द एबव थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट है, P1 एक जैसा है, P2 एक जैसा है, P3 एक जैसा है, PR एक जैसा है, इस तरह का, ठीक है। और सबको जोड़ने से क्या आ जाता है, n आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल n आप कैसे लोगे, डिवाइडेड बाई P1 P2 P3 से लेकर के PR। ये पूरा फार्मूला वही है जो मैंने अलाइक वाला केस बताया था आपको, कि अलाइक केस होगा ना, तो आप देख लेना कि सबको जोड़ देने से n आता हो, ठीक है, क्योंकि सारे मतलब कि जो भी आपको लेने हैं तो सब काउंट में आ जाना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। और आपको इस तरह से फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपको कोई इशू इसमें नहीं होगा, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्या है यहाँ पे, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, मतलब कि आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो अराउंड ए टेबल समझ लो, ठीक है, कि भाई ये मेरे को बैठाना है खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको डिनर के लिए बिठाना है तो यहाँ से बैठाना शुरू करेंगे, इस तरीके से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर में क्या होता है ना, जैसे किसी को यहाँ से बिठाया, और ये अगर मैं इसको टेबल को थोड़ा घुमा दूँ, चूँकि ये घूम सकता है, तो मान लो ये पर्सन यहाँ पे आ गया, तब भी आपका परमुटेशन तो वही है ना, चूँकि जो बगल में बैठे हुए थे वो तो अभी भी बैठे हुए हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन थोड़ा कम मिलता है, तो उसके लिए आपको रिजल्ट है याद रखना है, क्या है देख लीजिए। इन सर्कुलर परमुटेशंस वी रियली मैटर्स इज़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द अदर। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है कि भाई कि किसी के बगल में कोई बैठा है, ठीक है, तो जो रिलेटिव ऑर्डर है उस पर डिपेंड करता है, चूँकि घूम जाएगा तब भी वो वही परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। दस इन सर्कुलर परमुटेशन वी फिक्स द पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, एंड देन अरेंज द अदर ऑब्जेक्ट इन ऑल पॉसिबल वे, ठीक है। तो एक को फिक्स कर देंगे ताकि हमको कोई एक पॉइंट मिल जाए, ताकि वहाँ से हम जो है अलग अलग परमुटेशन को क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, राइट। तो अब देखिएगा दो तरह का परमुटेशन आप कर सकते हैं, एक तो आप क्लॉकवाइज कर सकते हो अरेंजमेंट, ठीक है। तो सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव राइज टू डिफरेंट परमुटेशन, तो ये दो अलग अलग परमुटेशन देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए पर्सन राउंड ए टेबल, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव राइज टू द सेम परमुटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, अरेंजिंग सम बीड्स टू फॉर्म ए नेकलेस। देखो जैसे मान लो ना कि फूल का जो है हार है, इस तरह से फ्लावर्स का, ठीक है, फ्लावर्स के हार है ना, तो इसमें आप देखोगे अगर ये फ्लावर है तो इसमें भाई अब तुम एंटी क्लॉकवाइज लगाओ या क्लॉकवाइज लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो ये क्या है, इसमें परमुटेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये अलग परमुटेशन हो गया। लेकिन अगर आप डिनर सेट में बैठा रहे हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको फ़र्क पड़ेगा। तो जो पर्सन का अरेंजमेंट है राउंड टेबल, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हार बना रहे हो, नेकलेस बना रहे हो, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो तरह का आप अलग अलग जो है परमुटेशन कह सकते हो कि इस तरह के सर्कुलर परमुटेशन होते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, राइट। देखोगे इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। कब अलग नहीं होता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेकलेस वगैरह आप काम करोगे, ठीक है, या फूलों का हार बनाओगे तो उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा n-1/2 का फैक्टोरियल। याद रखिएगा, देखिए होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है, ये मैं आपको बता दूं, ये वाला नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, ये n-1 होता है, ठीक है। जो मेन फार्मूला है वो ये है कि n डिफरेंट थिंग को आपको अरेंज करना है, ठीक है, n डिफरेंट थिंग को राउंडेड टेबल। तो क्या होगा तरीका होगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप n पर्सन्स को बैठा रहे हो राउंडेड टेबल, तब यही तरीका होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब चूंकि ये क्लॉकवाइज में अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अलग होगा, क्लॉकवाइज में इतना ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी इतना ही होगा। लेकिन जब आप इसको नेकलेस बनाओगे या हार बनाओगे तो उस केस में दोनों एक ही होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इसका हाफ, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि दोनों एक होगा, ठीक है। बात समझिएगा अच्छे से, क्या मैं बोल रहा था कि ये जो n-1 है जो राउंड टेबल वाला केस में, तो इसमें क्या है कि क्लॉकवाइज भी मिला हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज भी मिला हुआ है, ठीक है, दोनों मिला करके इतना परमुटेशन है। लेकिन जब आप हार बनाएंगे, जब आप फूलों का हार बनाएंगे या नेकलेस बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से एक ही दिखने में लगता है। तो दिखने में अगर एक लग रहा है तो यानी कि वो एक ही परमुटेशन है, ठीक है जी, ओके। तो अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिला करके इतना आएगा, जबकि दो परमुटेशन एक जैसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट को करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको सिर्फ डिस्टिंक्ट परमुटेशन मिल जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर फूलों का हार बना रहे हो, नेकलेस बना रहे हो, तो ये फार्मूला लगा देना। और अगर आप राउंड टेबल सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो इन थिंग का, तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है जी। चलो आगे और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज ए डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए, ये तो था ऑल एट ए टाइम, याद रखिएगा। ऊपर में जो हम लोग बात कर रहे थे ये ऑल एट ए टाइम था, मतलब n थिंग है और सबको हमको लेना है ऑल एट ए टाइम, मेरे को सबको लेके अरेंज करना है। लेकिन अब केस आ रहा है कि अगर सबको नहीं लेना, मान लो आपको n तो दिया रखा है, लेकिन हमको n में से क्या लेना है, हमको r एट ए टाइम लेना है, ठीक है, और r एट ए टाइम लेना है। अगर आपको r एट ए टाइम लेना है और उसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है, यानी इस तरह का जो है राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा NPR बाई आपका R, ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, और मान लो अगर आपको n में से R तो लेना है, बट वो क्या है, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वो डिफरेंट नहीं है, नॉट डिफरेंट, यानी क्या है, यानी वही नेकलेस वाला केस है, ठीक है। तो आप ना 2 केस बना लो, ठीक है, एक फूलों का हार नेकलेस वाला कर सकते हो, ठीक है, नेकलेस जो पहनती हैं, ठीक है ना, लेडीज़ लोग, ओके। तो नेकलेस आप कर सकते हो चैन वगैरह, एक वो परमुटेशन होता है और एक होता है राउंड टेबल, ठीक है। तो आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये जो केस है ये क्या है, ये राउंड टेबल है, राउंड टेबल का केस है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका जो है ये नेकलेस का केस है, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये नेकलेस का केस, ये राउंड टेबल का। राउंड टेबल में अगर n में से r थिंग लेना है, ठीक है, और आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये आ जाएगा फार्मूला। अगर आपको नेकलेस बनाना है, ठीक है, तो नेकलेस में चूंकि एंटी क्लॉकवाइज एक ही होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा ये फार्मूला। सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे और कुछ करना नहीं है, राइट, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सिंपली आपको रिजल्ट से बन जाएगा, राइट, सही है। चलो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन इसी से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, और MCQs के क्वेश्चन ना विदाउट प्रॉपर्टीज़ के हम लोग देखते हैं कि मुश्किल होता है बनाने में।
तो अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, फर्स्ट वन इज, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला है कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। मीन्स वाट, मतलब ये कि देखो आप यहाँ से देख लो ना, एन सी एन माइनस आर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर उसमें ले लिया जाए तो वो दोनों बराबर होगा। आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 10C3 का वैल्यू क्या होगा, 10C7 के इक्वल होगा। क्यों, इसलिए कि 10 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखोगे सिंपली दोनों का तो एक ही दिखेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 15C4 है तो किसके इक्वल होगा, ये 15C11 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत बिंदास फार्मूला है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे देखो 15 आप लिखोगे, इसको यहाँ पे आप 4 लिखोगे, फिर क्या बच गया, 11 बच गया। आप इसको लिखोगे 15 लिखोगे, नीचे 11 लिखोगे, क्या बच गया, 4 बच गया। दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम फार्मूला है। सो क्लियर है। नंबर टू क्या बोलता है कि अगर एन सी एक्स और एन सी वाई अगर बराबर है, याद रखिएगा ना, तो इसमें दो ही बात होगी, या तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आइदर, या तो ये होगा कि x और y भी बराबर है, और या तो ये होगा कि x प्लस वाई का सम क्या है, n है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने पहले भी देखा होगा। अब बिल्कुल आप इसको प्रूफ कर सकते हो, फार्मूला लगाओगे तो आपको ये आ जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद कर लो। तो जैसे मान लो मैं एक क्विक एग्जांपल लेता हूँ, आपको कभी बार क्वेश्चन पूछ देता है ना इस तरीके से। ठीक है, कि 20C(x) इज इक्वल टू क्या है, 20C(y) है। ठीक है, देन y, तो y क्या होगा, तो y आपको यहाँ पे लिख देगा कि x और y बराबर नहीं है, तो अब आपको ऑप्शन दे देगा कि y क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो कि y क्या होगा आपका, यहाँ पे 20 माइनस x होगा। क्यों होगा, इसलिए कि x प्लस वाई का सम क्या होगा, 20 होगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, चूँकि x और y इक्वल नहीं है, यानी कि आपको इक्वल वाला केस लेना नहीं है, तो यानी कि ये यही होगा। ठीक है ना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे आ रहा है हमारा 4। ये अलग अलग नंबर लिखा, आप इसको सिलेक्ट कर लेना, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आप ऑर्डर लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आ रहा है कि r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है। ये सब फॉर्मूला देखिए सारा प्रूफ किया हुआ है, NCERT में भी प्रूफ है, और आप आसानी से फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर सकते हो। मेरा मोटिव यहाँ पे प्रूफ करना नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, 5 को देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे से रट जाइएगा ना, ये सब प्रॉपर्टी को बिल्कुल याद रखना है। देखो NC0, अगर आपका, जैसे देखो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, चूँकि ये पहले लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, सफिक्स, ये बाद में आता है। तो अगर आपका सफिक्स 0 है ना, तो ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हो। तो 10C0 हो गया, या मान लो कहीं पे 12C0 हो गया, या कहीं पे मान लो आपका 9C0, कुछ भी आपका 1 होगा। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो। फैक्टोरियल 9 हो गया, नीचे में 0, फिर दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो कट के आपका 1 आना है। तो सारे नॉट वाले 1। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका मैच कर जाए NCN, तो ये भी आपका ऑलवेज 1 होता है। तो कहीं पे 10C10 दिया हुआ है, या मान लो 5C5 है, या मान लो 4C4, ये क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ये भी आप फार्मूला पे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चूँकि आपको क्विकली याद होना चाहिए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। कहीं पे NC1 है तो ये डायरेक्टली आपका N होता है। ठीक है, इसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मान लो आपका 10C1 है, 10 आएगा। मान लो आपका 13C1 है, क्या आएगा, 13 आएगा। बिल्कुल फार्मूला पर अप्लाई करके आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे भी देखो सिंपल ये है कि 13 में से आपको कोई एक लेकर के क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या है, 13 ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल, आप बाय डेफिनेशन देख सकते हो कि अगर NC1 है तो इसका मतलब है कि वी हैव टू सेलेक्ट वन थिंग आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। तो कितना ऑप्शन होगा, n होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या है, NCR और NCR-1, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली हो जाता है N+1CR। कैसे याद रखना है, देखो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ना, अगर दोनों का प्रीफिक्स अगर मैच कर रहा है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, अगर ये मैच कर रहा है, और नीचे क्या है, नीचे आपका कंजिगेटिव इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का आपका सम है ना, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप प्रीफिक्स में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, और नीचे में जो बड़ा होगा उसको लेंगे। जैसे देखो मान लो 5C3 है और 5C2 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का सेम है।
और नीचे में क्या है, कंसेक्यूटिव है, यानी लगातार है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6 और नीचे में बड़ा वाला, ऊपर में एक बढ़ा देंगे, नीचे में बड़ा वाला, ठीक है। मान लो कहीं पे आप ले रहे हो 13C4 है और 13C5 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा और नीचे में जो बड़ा वाला है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR/NCR-1 ये होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ये तो काफ़ी यूज़ होता है, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो प्रॉपर्टीज़ ना MCQs के लिए बहुत ही सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है, आपको स्पीड देता है। हाँ, तो MCQs याद रहेगा तो आप उसको लॉजिक से याद भी रख सकते हो, मेरे को तो याद रहता है, ठीक है, आप भी याद रख सकते हो ईजिली। क्या होता है, बोल रहा है ना कि n अगर इवेन है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है NCR का, NCR, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा NCN/2। ये सब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर R इवेन है तो क्या है, R आपका क्या होना चाहिए, इवेन, ठीक है। और सॉरी N पे डिपेंड करेगा ना, यस, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना था, ठीक है। मतलब जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा वो कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा। तो n अगर आपका इवेन है तो जो ग्रेटेस्ट जिसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, वो होगा NCN/2। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे मान लो आप 5 है तो आप निकाल रहे हो 5C3 भी निकाल रहे हो, 5C4 भी निकाल रहे हो, ठीक है, 5C2 भी निकाल रहे हो, इस तरीके से। हाँ, अब जो है अच्छा यहाँ पे इवेन वाला केस, तो मान लो मैं ले लेता हूँ 6C2, 6C3, 6C4, ठीक है, 6C5, ये है मान लो 6C1 और 6C0, सारे लिख देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। ये तो खैर 1 होता है, ठीक है, ये भी आपका 6 होता है जैसा मैंने आपको बताया रिजल्ट, और 6C6 भी आपका 1 हो जाएगा। हाँ, तो फॉर n = 6 जो भी कोएफिशिएंट हो सकता है वो तो यही होगा, 6C0, 6C1, 6C2, ठीक है, सारा मैंने लिख दिया। अब मान लो यहाँ पे n आपका ये इवेन है ना, तो आपको बोलना है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो आंख बंद करके बता देना n का आधा कितना होगा, n का आधा यानी 6 का आधा होगा 3, तो यानी 6C3 यहाँ पे क्या होगा, वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई सीक्वेंस में है तो बहुत तरह का आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कोएफिशिएंट वगैरह भी पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि वो तो इंक्रीज़ करता है, फिर एक बार मैक्सिमम पे जाके फिर डिक्रीज़ करने लगता है, तो यही मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है, बट ऐसे भी याद रख सकते हो आप, तो मैंने बता दिया। और अगर n आपका ऑड है, n अगर आपका ऑड है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, वो आपका 2 वैल्यू होगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जैसे NCR और NCN-R मैच करता है, ठीक है। तो इवेन के केस में तो आपको यूनिक मिलेगा, लेकिन ऑड के केस में आपको 2 वैल्यू मिलेगा, यही हमारा मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग, 1 by 1 देखिएगा, था प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NCN+1/2 ये मिलेगा, और NCN-1/2 ये दोनों टर्म का एक ही वैल्यू होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जो कि सेम होगा तो दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, एक साथ ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो n ऑड है ना, तो यहाँ पे मैंने ले लिया n ऑड, n क्या है मेरा 5 मेरा ऑड है, ठीक है। तो आप ले लो 5 - 1/2, तो 5 - 1/2 क्या आ जाएगा, यानी आपका आ जा रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5C2 जो है ना वो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, और मैंने आपको बताया था कि 5C2 और 5C3 क्या होता है, एक ही होता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंस है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इस केस में दोनों ही आपके ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगे, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ याद भी नहीं करना, एग्ज़ाम में पता कर पाओगे, लेकिन ये ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला एक अच्छा लॉजिक है, आप इसको जो है ऐसे भी याद रख सकते हो और लॉजिकली भी आपको ये याद रहेगा, राइट, सही है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ मैं यहाँ पे जगह ही बना लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम रिकॉल करेंगे, यहाँ पे क्या है, तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलता है, देख सकते हैं, NCR, ठीक है, R डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ n डिवाइडेड बाई R इंक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1। मैंने इसका याद रखने का तरीका बताया जा रहा है कि NCR को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई ये क्या है, n से स्टार्ट होगा, ठीक है, और n-R+1 पे ख़त्म होगा, ये आपका 1 से स्टार्ट होगा और क्या होगा आपका R पे जा कर के ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि NCR से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे, तो इस तरह का फॉर्मूला का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो NPR को भी
आप लिख सकते हो आर डिक्रीजिंग नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग विथ एन, एन से स्टार्ट करके आपको आर डिक्रीजिंग नंबर लेना है। तो एन से स्टार्ट किया और आर डिक्रीजिंग नंबर क्या होगा, तो एन माइनस आर प्लस वन होगा, ठीक है। आर डिक्रीजिंग नंबर का मतलब क्या है, जैसे 2 डिक्रीजिंग नंबर लेना है तो एन होगा एन माइनस वन, ये 2 डिक्रीजिंग नंबर हुआ। 3 लेना है तो एन माइनस वन एन माइनस टू तक लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है आर डिक्रीजिंग नंबर, तो यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभार क्या होता है ना, लिख देता है कि भाई आर डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विथ एन, तो इन प्रोडक्ट ये क्या है, सिंपल ये NP-R है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ दो इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखा है, वो ये है, बोलता है ना कि NC0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, NC1 NC2, ये सारा जो कोइफिशिएंट है इस सब का सम क्या होता है, इस सब का सम जो होता है वो 2 का पावर n होता है, ठीक है। ये तो प्रूफ बहुत सिंपल है इसका, और हड़बड़ाना नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये हो जाएगा, बट कोई नहीं, अभी ये रिकॉल हो रहा है, तो अभी आप इसको याद कर लो, ठीक है। ये सिंपली आप 1+1 का एक्सपेंशन करोगे तो भाई 1+1 का एक्सपेंशन यही आता है, वो मैं आपको एक्सपेंशन करके बताऊँगा, और इसका वैल्यू 2n होता है, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये जितना इसमें ऑड है उतना ही इसमें इवेन होता है, तो अगर आप इसमें ऑड को अलग कर दो, सिर्फ ऑड सॉरी, जैसे मैं अभी इवेन को अलग कर रहा हूँ, ठीक है, 0 2 4 ये सब को मैंने अलग कर दिया, और मैं फिर अलग कर दूँ सारे ऑड को, यानी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, तो ये सारा ऑड और इवेन चूँकि दोनों इक्वल पार्ट में होता है, जितना ऑड है उतना ही इवेन है, तो ये नहीं, ये पूरा, और अच्छा दोनों का वैल्यू भी इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2 का पावर n-1। ये भी हम लोग जो है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी देखना है, अभी इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बहुत सारा रिजल्ट अभी और भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं पसंद करता, क्योंकि बच्चे एक बार में इतना ही देखना अच्छा लगता है उनको, और कंसंट्रेशन भी इतना तक सही रहता है, तो एक गैप लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार जोन होता है मैथमेटिक्स का, तो आप 1 बाय 1 ज़रूर देखते जाना, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारा वीडियो है चैनल पे जो आपको फ्री में काफ़ी मजबूती देता है, ठीक है। डेली मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आप डेफिनेटली इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, क्योंकि आपको डेली का वीडियो टाइम पे मिलता रहे। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आपको सिस्टमेटिक कोर्स के लिए और मेरे सारे वीडियोस के लिए, ताकि सारे लेक्चर आपको मिल जाए, मेरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, CSIR नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर B.Ed आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, PGT TGT, तो सबका वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, काफ़ी जेन्युइन रेट में मिल जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।